नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार दामोदर पाटिल आप सभी उपस्थित सज्जनों का इस प्रेजेंटेशन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश है कि कृपया इस प्रेजेंटेशन में अंत तक बन के रहे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप कुछ नया और कुछ अच्छी बातें सुनने वाले हैं। तो अगर आप आखिर तक यहाँ पे रुकेंगे तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपना एक अच्छा सा डिसीजन कर पाएंगे। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए, आप सब ऑनलाइन है। हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो, कहीं पे किसी को कॉल आए, तो जहाँ पे भी आपको डिस्टरबेंस है उसको छोड़ के आप पूरे सेशन में यहाँ पे बने रहे, ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोस्तों, हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यानी हम जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो हमें अपने रिस्क पे, अपने बलबूते पे उसे करना है। उसे करने के लिए हमें शेयर मार्केट को समझना जरूरी है। जब तक आप शेयर मार्केट को समझेंगे नहीं, तब तक अगर आप किसी दूसरे के भरोसे के पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो। तो इसीलिए आपको पूरा सिस्टम, पूरा कंसेप्ट शेयर मार्केट समझना है, और उसके बाद में ही आपका डिसीजन लेना है और उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में दूर दूर से लोग आते हैं। उसमें से कुछ लोग शेयर मार्केट के या नेटवर्क इंडस्ट्री के माहिर लोग रहते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में आप भरे ग्लास की तरह मत बैठिए। आप अपना ग्लास थोड़ा सा खाली कीजिए, क्योंकि जब खाली ग्लास रहता है तो ही उसमें नया पानी भरा जा सकता है, यानी नया नॉलेज आप ले सकते हैं। अगर आप मुझे सब कुछ पता है इस हिसाब से इस प्रेजेंटेशन में आएंगे तो शायद आप बहुत सारी बातें मिस कर जाएंगे। तो इसलिए हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आपको ये नॉलेज अगर लेना है तो आप अपना पिछला अनुभव, पिछला जो भी एक्सपीरियंस है, उसे कुछ देर के लिए बाजू में रखिए और इस प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से सुनिए, पूरी तरह से देखिए। यहाँ पे नवनिवेश कैपिटल की तरफ से हम कोशिश करते हैं एम्पावरिंग ग्रोथ थ्रू नॉलेज। यानी हम आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं और उस नॉलेज को आपको ग्रहण करना है, ग्रास्प करना है, और फिर आपका डिसीजन करना है। तो ग्रोइंग करने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत होती है। हम किसी और के नॉलेज से या किसी और के भरोसे कभी भी जिंदगी में प्रगति, उन्नति नहीं कर सकते, सक्सेस को पा नहीं सकते। तो इसीलिए हमें जिस फील्ड में काम करना है, एटलीस्ट हम जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उसका नॉलेज हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हम में से सबको पता है कि हम रोज सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उसके पीछे एक मकसद रहता है कि हमें पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाना हमारी जरूरत है, हमारी फैमिली की जरूरत है। ऐसे में कुछ लोग दिन का पैसा कमाते हैं और ज्यादातर लोग महीने की सैलरी लेते हैं। जब भी हमारे पास पैसा सैलरी के रूप में आता है तो पहले हमारे खर्चे वहां से माइनस होते हैं। जैसे कि फूड एंड ब्रिवरीज यानी ग्रोसरी है, घर के लिए महीने भर के हम भर के लेते हैं। फिर हमारे हाउस रेंट है या फिर हाउस के मेंटेनेंस है, अलग अलग बिल्स है, हमारे ईएमआई है, उसके बाद में घर के अदर खर्चे, एक्सपेंसेस है, और साथ ही हम अपने सदस्यों के लिए यानी फैमिली के लिए कुछ एंजॉयमेंट के लिए पैसा निकालते हैं। तो हम जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा खर्चा होने के बाद जो भी बचता है उसे हम सेव करते हैं। अगर हम सेव नहीं करते तो हमारे घर में जो महिलाएं है वो जरूर पैसा सेव करती है। अब अगर आपने पैसा बचाया है, सेव किया है, तो आपको उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। जब तक आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये पैसा बढ़ने, आपको उसके पॉजिटिव रिटर्न्स या रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे हो गई तो हो सकता है कि आपका इसमें लॉस हो जाए। लेकिन आप घर में पैसा रख के उसको बढ़ा नहीं सकते,
इसके लिए आपको उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपने बचत करते करते 1 लाख रुपए जमा कर लिए, आज हम 2026 में है, ये जमा किए हुए पैसे आपने किसी बैग में भर के आपके घर के कपट में या तिजोरी में रख दिए, और आज से 10 साल बाद यानी 2036 में अगर ये बोरी आपने बाहर निकाली, तो क्या लगता है कि आपके ये पैसे कितने होंगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि आपने ये पैसा अगर जमा करके रखा है तो आप एक दिन के बाद निकालिए या साल भर के बाद निकालिए, ये पैसा तो 1 लाख रुपया होने वाला है, लेकिन इसकी वैल्यू, इसकी कीमत, इसकी परचेस वैल्यू दिन ब दिन कम होने वाली है। इसका मतलब अगर आप 10 साल इस पैसे को ऐसे ही पड़े रखेंगे या कपाट में रखेंगे, तो इसकी वैल्यू 10 साल के बाद जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज आप 1 लाख रुपए में जितने सामान खरीदी कर पाएंगे, 10 साल के बाद शायद आप वो सामान नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हम में से कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को ऐसे कपाट में या तिजोरी में नहीं रखता। हम ज्यादातर अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉमन आदमी के पास बहुत गिने चुने रास्ते होते हैं। उसमें से पहला रास्ता है वो है बैंक। हम अपना पैसा घर में नहीं रखते, बैंक में रखते हैं। दूसरा पैसा है पोस्ट ऑफिस, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। उसके बाद में बैंक और पोस्ट से ज्यादा रिटर्न देने वाली जगह है वो है म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स में। फिर है इंश्योरेंस सेक्टर। फिर हम प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं, या फिर हम गहनों में यानी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट एक कॉमन आदमी के लिए हमेशा की यानी पारंपरिक इन्वेस्टमेंट के एक जरिया है, रास्ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये पैसे बैंक में रखे, तो हमारे पैसे को जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो अगर आपने एफडी कर दिया या पोस्ट ऑफिस में रख दिया, तो उसे 6% से लेके 7.3% का रिटर्न मिलता है। वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स में रखा, तो उसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म यानी 10, 12, 15 साल के लिए जब आप रखेंगे, तो उनके कैलकुलेटर शो करते हैं कि आपको 9% से लेके 15% का रिटर्न वहां पे मिल सकता है। इसके बाद में हम पैसा रखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। अब इंश्योरेंस सेक्टर कोई इन्वेस्टमेंट का सेक्टर नहीं है। यहाँ पे हम अपने लाइफ को सिक्योर करते हैं, ताकि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो हमारे फैमिली को एक फिनेंशियल बैकअप मिलता है। लेकिन अगर हमने मैच्योरिटी तक पैसे भरे या इंस्टॉलमेंट पे किए, तो हमें इससे मैच्योरिटी मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 8%, यानी आप जो भी पॉलिसी लेंगे उसके हिसाब से आपको 4 से 8% का रिटर्न मिलता है। तो आपने देखा कि आपने जहां जहां पे पैसा रखा वहां पे आपको एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप बैंक में एफडी करो तो 10 साल रुकना पड़ेगा, आप पोस्ट ऑफिस में रखो 10 साल रुकना पड़ेगा, आपने म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स लिए लिए 10, 12, 15 साल रुकना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसके लिए भी आपको 10, 12, 15 साल उसके प्रीमियम भरने पड़ेंगे, तभी जाके आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे बैंक कुछ पैसा बैच में यानी लोन में देती है, तो उसके पास कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स है, जिस वजह से ये हमें रिटर्न देते हैं। लेकिन आपको पता है कि म्यूचुअल फंड या एलआईसी इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा कौन सा बिजनेस या व्यवसाय करती है जिससे ये हमें पैसे रिटर्न देने के कैलकुलेशन दिखाते हैं? तो दोस्तों, हमें ये समझना जरूरी है कि ये सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपना मैक्सिमम फंड शेयर मार्केट में यानी इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये हमें सिक्योरिटी देते हैं, हमारे पैसे को सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज में रिटर्न्स देते हैं, और हमारा सारा पैसा उठा के शेयर मार्केट में या इक्विटीज में लगा देते हैं। अब इक्विटीज में लगाने से पहले इनके पास बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, इनके पास फिनेंशियल एडवाइजर रहते हैं। ये सारे लोग क्वालिफाइड है, स्किल वाले लोग हैं। ये शेयर मार्केट का, इक्विटीज का स्टडी करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट में ये कई गुना प्रॉफिट लेते हैं और हमें परसेंटेज में उसका रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी अपना मैक्सिमम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। देखिए इस वीडियो को।
देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी किन कंपनियों में निवेश करती है, एक सूची आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले एलआईसी का सबसे बड़ा निवेश अगर किसी एक कंपनी के अंदर है तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। करीब 1,14,000 करोड़ रुपए के शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के एलआईसी के पास है। दूसरे नंबर पे आता है आईटीसी, करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के शेयर आईटीसी के रिलायंस एलआईसी के पास है। तीसरे नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, 66,000 करोड़ रुपए के शेयर एलआईसी यहां पर भी ओन करता है। एसबीआई, देश का सबसे बड़ा बैंक, करीब करीब 64,000 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो एलआईसी यहां पे होल्ड करता है। सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी एल&टी, करीब करीब 62,900 करोड़ रुपए के आसपास के यहां पर भी जो शेयर है वो एलआईसी ओन करता है। देश की दूसरी और सबसे बड़ी कंपनी आईटी की यानी टीसीएस और इन्फोसिस, टीसीएस में करीब 5,500 करोड़ और इन्फोसिस में करीब करीब 61,000 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर एलआईसी ओन करता है। आईसीआईसीआई बैंक में 53,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। भारतीय एयरटेल में 45,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है और आईडीबीआई बैंक 41,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी यहां पर भी एलआईसी रखता है। तो ये देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियां हैं, तो आप भी इनके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा रहेगा कि अपने देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एलआईसी अपना पैसा कई सारे कंपनियों में, कई सारे बैंकों में करोड़ों रुपए में निवेश करती है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा बैंक में, किसी भी नेशनलाइज बैंक में एफडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, तो आपका पैसा 2 गुना यानी 2x होने के लिए आपको लगभग 10 साल का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग सेम है। अब 10 साल जब आप रुकते हैं और 10 साल के बाद आपको जब ये पैसा दुगना होके वापस मिलता है, तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट भी इसी स्पीड से बढ़ता है। यानी महंगाई का जो रेट है वो 6 से 7% हर साल बढ़ते रहता है। तो इस वजह से आज हमने जो 1 लाख रुपया एफडी में या पोस्ट ऑफिस में रखा, 10 साल बाद जब हमें ये 2 लाख रुपए के इसमें मिलेगा, तो शायद वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आज 1 लाख रुपए में हम जितनी चीजें खरीद रहे हैं, शायद 10 साल के बाद 2 लाख में भी इतनी चीजें हम नहीं खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं। ये लोग बैंक में एफडी करने से अच्छा है उसी बैंक का शेयर परचेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि अपने देश की सबसे बड़ी नेशनलाइज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप चेक करेंगे 2020 में शेयर का रेट था 180 से लेके 200 रुपया। करंट सिचुएशन में अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 900 रुपए से 1100 रुपए के बीच में चल रहा है। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने इस बैंक के शेयर 2020 में परचेस किए, उसका पैसा अभी तक लगभग 5 गुना हो चुका है। और इसी स्पीड से अगर ये ग्रोथ होती रही तो आने वाले 10 साल में ये पैसा 10x यानी 10 गुना हो सकता है। तो इसका मतलब जिन्होंने एसबीआई के शेयर परचेस किए, उनके 1 लाख रुपए का उन्हें 10 लाख रुपया रिटर्न्स में मिला, और जिन्होंने एफडी किया उन्हें 10 साल के बाद 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपया रिटर्न मिला। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जैसे हमारे 2 लाख रुपए महंगाई खाती है, उसी तरह से जिसको शेयर मार्केट से 10 लाख रुपए मिला, उसके भी 2 लाख रुपए महंगाई खाने वाली है, लेकिन फिर भी उसके पास 8 लाख रुपया बचने वाला है। तो ये जो 8 लाख रुपया बचता है, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ये लोग कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और इसी वजह से इनके पैसे हमेशा ग्रोथ होते रहते हैं। और इसीलिए एक अलग कम्युनिटी, एक अलग ही लोग हैं कि जो हमेशा अमीर अमीर और ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें ये बात समझनी है। अब एक कॉमन आदमी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जैसे ही वो शेयर मार्केट का नाम सुनता है, वो अपने आप को रोक देता है। वो पहले ही अपने आप को 2 कदम पीछे ले जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट को लेके उसके दिमाग में, उसके दिल में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में काम नहीं करते, शेयर मार्केट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सुना है, उन्होंने जो आज तक लोगों से सुना है, उस वजह से वो डरे हुए हैं, उस वजह से वो सहमे हुए हैं, और इसीलिए वो शेयर मार्केट को निगेटिव एंगल से देखते हैं।
तो देखिए शेयर मार्केट के बारे में कॉमन आदमी की सोच क्या है। कॉमन आदमी सोचता है कि शेयर मार्केट यानी गैम्बलिंग, यानी वो उसे हमेशा जुआ समझता है। दूसरी बात है कि जो भी शेयर मार्केट में गया उसका पैसा गया, यानी शेयर मार्केट में हमेशा लॉस होता है। तीसरी बात, शेयर मार्केट अमीरों के लिए बना है, यहाँ पे कॉमन आदमी के लिए जगह नहीं है। चौथी बात, ये शेयर मार्केट सीखना पड़ता है और सीखने के लिए ये मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और पांचवी बात, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और साथ में समय भी देना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है, इसी को लेके एक कॉमन आदमी हमेशा गलतफहमी में रहता है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये 100% सही नहीं है, ये 50% सही है। अगर आपको पूरा नॉलेज देना है तो आपको इसे समझना पड़ेगा। हिंदी में एक एडवर्टाइज चलती है कि डर के आगे जीत है। आप जहां पे डरते हैं वहां तक आप पहुंचते नहीं, और वहां तक पहुंचते नहीं इसीलिए आपको पूरी सच्चाई समझ में नहीं आती या दिखाई नहीं देती। तो आज हम कोशिश करेंगे ये डर के आगे जाने की। तो देखते हैं आगे। शेयर मार्केट में जब भी हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट को कॉमन आदमी ट्रेडिंग समझता है, यानी ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट और शेयर मार्केट यानी ट्रेडिंग, यही उसके साथ आज तक का उसकी सोच है। लेकिन शेयर मार्केट यानी इन्वेस्टमेंट, ये इसे किसी ने बताया नहीं या इसके बारे में इसको कोई किसी ने जानकारी नहीं दी। तो आज हम समझते हैं कि ट्रेडिंग और शेयर इन्वेस्टमेंट में एग्जैक्टली फर्क क्या है। तो देखिए, पहला फर्क तो है ड्यूरेशन का। ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। यहाँ पे लोग दिन भर के लिए आते हैं, हफ्ते भर के लिए आते हैं, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा एक महीने के लिए आते हैं, जहां पे इंट्राडे, स्विंग या ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। अब आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, यहाँ पे लोग सालों साल के लिए आते हैं। दूसरा फर्क आप समझेंगे ऑब्जेक्टिव का। ट्रेडिंग का ऑब्जेक्ट है कि वहां पे क्विक प्रॉफिट चाहिए, यानी आज के आज या महीने भर में पैसा आना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति का निर्माण करते हैं। एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखने पड़ते हैं, आपको वो आने चाहिए। आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, आपको पैटर्न्स रीड करना आना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे तो वहां पे आपको फंडामेंटल स्टडी या फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत होती है। आप जिस कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हैं उस कंपनी का पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी असेट और लायबिलिटी कितनी है, और ये कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है उसको आने वाले फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है, ये अगर आपने देख लिया तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपको देखना है। अगर आप रिस्क देखेंगे तो ट्रेडिंग में हमेशा हाई रिस्क रहती है, वही इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होती है लेकिन वो ना के बराबर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में आपको हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ता है। हर एक व्यक्ति जो ट्रेडिंग में काम करता है उसे सुबह 9 बजे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, अलग अलग न्यूज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और 3:30 बजे तक वो स्क्रीन से हिलता नहीं है। इसका मतलब आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। वही इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो पैसा लगाते हैं या कुछ शेयर लेते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद उस शेयर में क्या चल रहा है उसके ऊपर सिर्फ आपको ध्यान रखना है। अगर स्किल की बात करें तो ट्रेडिंग में स्किल का होना जरूरी है। आपको कई जगह पे, कुछ कुछ जगह पे क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप इमोशनल है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप इमोशन में रहेंगे। आपने जो ट्रेड लगाया है वो प्रॉफिट में चल रहा है, आप रुके रहेंगे तो किसी भी वक्त आप लॉस में जा सकते हैं। और आपका लॉस चल रहा है, अगर आप रुके रहेंगे तो आप ज्यादा लॉस ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। आपका एक छोटा सा क्लिक आपको बहुत बड़े लॉस में लेके जा सकता है। वहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको पेशेंस यानी शांति से काम करना है। हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों कि ट्रेडिंग में जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग में रहता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, उसे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। जब तक वो मार्केट से सक्सेसफुली बाहर नहीं निकलता तब तक वो स्ट्रेस में रहता है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट बहुत ही शांति से की जाती है और ये स्टेबल होता है। तो ये सारे फर्क हमें समझना जरूरी है।
यहाँ पे होता क्या है कि शेयर मार्केट को लोग ट्रेडिंग समझते हैं और यहीं पे बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर का अर्थ ही होता है कि किसी कंपनी का शेयर लेना। अब दोस्तों मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप 100 करोड़ रुपए की कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो आपके पास अनुभव का होना जरूरी है। जिस सेक्टर में जिस कंपनी को आप शुरू करने वाले हैं उसका आपके पास अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में उस कंपनी को शुरू करने के लिए आपके पास फंड यानी पैसा होना जरूरी है। अगर आप कहीं से पैसा खड़ा करते हैं या लेते हैं तो उसका रिस्क आपके पास है। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आपको होनी चाहिए, मार्केट का अनुभव होना चाहिए, और सारी बातें करके आपको उस कंपनी को प्रॉफिट में रखना जरूरी है। तो ये करने से अच्छा है जो कंपनी ऑलरेडी 100 करोड़ की है और मार्केट में प्रॉफिटेबल चल रही है, उस कंपनी का अगर हम शेयर लेते हैं यानी उस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसकी भागीदारी ले लेते हैं, हम उसकी एक ओनरशिप ले लेते हैं। और दोस्तों एक छोटा सा शेयर भी आपको उस कंपनी का ओनर बना देता है। उस कंपनी के सारे राइट्स आपको मिलते हैं और वो कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो ये कंपनी आपको उस प्रॉफिट में सहभागी करती है, उसका डिविडेंड आपको समय समय पे देती रहती है। तो इसीलिए शेयर मार्केट को पहले समझना जरूरी है। शेयर मार्केट का दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक शब्द से ही पता चलता है कि आपको जमा करना है, ना कि आपको ट्रेडिंग करना है। तो आगे चल के देखते हैं कि जो मैंने आपको 5 बातें बताई थी कि लोग क्यों डरते हैं, तो ये हम पहले समझ लेते। देखिए ट्रेडिंग को लोग जुआ क्यों समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है। ये मार्केट सोमवार से लेके शुक्रवार तक चलता है। सैटरडे संडे यानी शनिवार रविवार को ये बंद रहता है। नेशनल हॉलीडे पे ये मार्केट बंद रहता है, अदरवाइज ये मार्केट हमेशा चलता रहता है। कोविड जैसे बड़े अवसर में भी शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट था जो चल रहा था। ठीक है ना, तो शेयर मार्केट हमेशा चलता रहता है। तो सुबह सुबह 9:30 बजे जो लोग आते हैं वो शेयर मार्केट में किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोग उस शेयर की प्राइस चेक करते हैं। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक एक्स नाम की कंपनी है जिसका आज का शेयर प्राइस 500 रुपए का है। यहाँ पे दो लोग आते हैं, ए और बी। इसमें से ए बोलता है कि ये शेयर प्राइस आज शाम तक 550 हो जाएगा यानी शेयर का रेट बढ़ेगा। और बी बोलता है कि नहीं भाई इसका रेट गिरेगा, ये 450 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों में बीट लगती है और बीट के लिए ये कुछ पैसा लगाते हैं। तो समझिए कि दोनों ने 100-100 रुपया यहाँ पे लगा दिया। तो होता क्या है, शाम तक या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये शेयर के ऊपर भी उसका परिणाम होने वाला है। अगर ये शेयर का रेट बढ़ता है तो जिसने ज्यादा का पैसा यानी बढ़ने वाले तरफ बिट लगाया है वो जीत जाता है और ये 100 रुपया उसको मिलता है। अगर ये रेट गिर गया तो जिसने 450 रुपए की बीट लगाई है वो जीतता है और उसको पैसा मिलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हार और जीत है, यहाँ पे अंदाज लगाया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाता है। और जिसका अंदाज सही आता है वो जीतता है और जीतने वाले को पैसा मिलता है। तो इसीलिए इसको जुआ कहा जाता है। तो जुए में तो आपको पता है एक जीतता है बाकी सारे लोग हारते हैं। अब इसमें कितने लोग जीतते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5% लोग जीतते हैं और 95% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी का रिपोर्ट है। सेबी खुद कहती है कि ट्रेडिंग में काम करने वाले 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग बहुत बड़ा पैसा लेके खेलते हैं। ये करोड़ों में काम करते हैं, करोड़ों में ट्रेड लगाते हैं। ऐसे में एक कॉमन आदमी जब 10,000 से 1 लाख रुपए अपने मेहनत का लेके यहाँ पे आता है तो वो कुछ दिन के लिए यहाँ पे टिक पाता है। लेकिन जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल रहता है उस दिन अगर ये कॉमन आदमी एंटर कर जाता है तो उस दिन ये अपना प्रिंसिपल के साथ सारा प्रॉफिट गवा देता है। अब कॉमन आदमी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये फिर से पैसा खड़ा नहीं कर पाता और फिर से एंटर नहीं कर पाता, और इसीलिए ये यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। और ये खुद निगेटिव होता है और अपने आजू बाजू में जितने लोग हैं उनको भी निगेटिव करता है। तो इसीलिए दोस्तों समझना है कि शेयर मार्केट में आपको फिनेंशियल बैकअप की जरूरत होती है। जब भी आप ट्रेड में काम करते हो तो कहीं पे अगर फिर से पैसा डालना पड़े
तो आपके पास फिनेंशियल बैकअप होना जरूरी है, और कॉमन आदमी के पास फिनेंशियल बैकअप नहीं होता। अब यहाँ पे शेयर मार्केट का ये जो ट्रेडिंग पोर्शन है इसे सीखना पड़ता है, क्योंकि दिन भर यहाँ पे हरी काड़ी और लाल काड़ी जो है वो खेलती रहती है। आप देखेंगे ऊपर नीचे चलती रहती है। आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट रखना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ती है, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स रहते हैं। ये इंडेक्स आपको लगाने आने चाहिए। आप जहां पे भी सीखने जाएंगे, हर एक ट्रेडर आपको अलग अलग इंडेक्स सिखाता है, और यहाँ पे सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हम सबकी परेशानी क्या है कि एक उम्र तक हम सीख पाते हैं, और एक उम्र के बाद सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। और जब हम सीख नहीं पाते तो हम चिढ़ते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सीखने के लिए आपको एक तो पैसे लगाने पड़ते हैं, और साथ ही समय भी देना पड़ता है। तो ट्रेडिंग में आप काम करेंगे तो आपको ये सारी बातें करनी पड़ती है। अब ट्रेडिंग में हर कोई लॉस में है ऐसा मैं नहीं कहता। 5% लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नॉलेज की ना होने की वजह से और फंड का बैकअप न होने की वजह से ट्रेडिंग में पैसा गवा देते हैं, और ये सच्चाई है। अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उस शेयर का फंडामेंटल स्टडी करना जरूरी है। जैसे मैंने पहले के स्लाइड में बताया कि उस कंपनी की बैक हिस्ट्री, 5-10 साल पहले की हिस्ट्री आपको चेक करनी है। उसकी करंट सिचुएशन क्या है, अभी वो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर या कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, उसका बैलेंस शीट प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, उसकी एसेट और लायबिलिटी वैल्यू क्या है, इसको आपको चेक करना है। और आज जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो कंपनी काम कर रही है उसको फ्यूचर क्या है, उसको आगे चल के डिमांड क्या होने वाली है, ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान से देखी तो आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझना जरूरी है। तो शेयर मार्केट यानी ट्रेडिंग ये उसका एक अंग है, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शेयर मार्केट में आप टिक पाएंगे। अब सबसे दुर्भाग्य वाली बात क्या है कि आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मधुसूदन केला जी है या विजय केडिया जी है, ये आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर गाइड करेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी है जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो ये सारे लोग हमें इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस बताते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक करते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए जितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं वो हमेशा ट्रेडिंग के ऊपर बात करते हैं। उनका कहना रहता है 10,000 रुपया लगाइए और लाखों में पैसा कमाइए। इसके लिए कुछ जो उनके सेशन रहते हैं वो फ्री में दिए जाते हैं, और जैसे जैसे आप उनके साथ ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे वो आपसे फीस के रूप में पैसा लेते हैं। फिर एडवांस ट्रेडिंग करते करते आपसे कई सारे पैसे लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये बात समझना है कि इन्वेस्टमेंट में काम करने के लिए आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट में रुकना क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जिन लोगों ने 1992-94 के दशक में इंफोसिस के शेयर लिए थे, सिर्फ 100 शेयर, जिसके लिए उन्होंने अपने जेब से 9,500 रुपए लगाए थे, वो लोग आज की तारीख में करोड़पति है। यानी जिन्होंने 92-94 में इंफोसिस के 100 शेयर लिए थे और उन्हें संभाल के रखा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा, वो सारे लोग आज के तारीख में करोड़पति है। वही आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, विप्रो कंपनी। विप्रो जो थी वो पहले वनस्पति डालडा कंपनी थी, अमरनगर में इनकी फैक्ट्री थी। वहां पे काम करने वाले लोगों ने यहाँ से 10, 50, 100 शेयर लिए थे अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से। तो उन्होंने ये शेयर लिए और कपाट में रख दिए, क्योंकि उस टाइम पे एक शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। बाद में यहाँ पे अजीम प्रेम जी की एंट्री होती है और वो आईटी फील्ड में विप्रो नाम का एक बड़ा ब्रांड शुरू कर देते हैं। तो जिन्होंने वनस्पति डालडा का शेयर लिया था वो विप्रो में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे चल के विप्रो बहुत अच्छा रिटर्न देना शुरू करती है। तो इससे जिन्होंने ये शेयर जमा करके रखे थे
वो लोग धीरे धीरे देखेंगे तो उनके शेयर स्प्लिट होते चले गए, बोनस उनको मिलते गए, और इससे उनके शेयर की क्वांटिटी बढ़ती गई, शेयर के रेट बढ़ते गए, और वो लोग करोड़पति बन गए। यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और अमलनेर शहर का नाम डालेंगे, डालडा वनस्पति का नाम डालेंगे, और विप्रो का नाम डालेंगे, तो आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे कि अमलनेर नाम का गांव एक रात में कैसे करोड़पति बन गया। तो ये समझना जरूरी है कि हमें इन्वेस्टमेंट करते समय लॉन्ग टर्म रुकना होता है। हम अब यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में देखेंगे, तो कुछ साल मार्केट माइनस में था, तो इसलिए यहाँ पे रेड जोन दिखाता है, लेकिन ज्यादातर साल मार्केट हमेशा ऊपर चलता रहता है। मार्केट का ये स्वभाव है कि किसी न्यूज की वजह से या किसी इंसिडेंट्स की वजह से मार्केट टूटता है, मार्केट गिरता है, लेकिन उसी उछाल से ये वापस ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको रुकना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में रहेंगे तो आपको दिन के एंड में बाहर पड़ना ही होता है। आप स्विंग ट्रेडिंग में रहेंगे या आप ऑप्शन ट्रेडिंग में रहेंगे तो आपको समय नहीं दिया जाता, आपको वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन अगर आपने शेयर परचेस किए हैं तो आप जब भी मार्केट नीचे रहता है या लॉस में रहता है तब भी वहां पे रुक सकते हैं। अब और एक स्टॉक के बारे में देखते हैं कि टाटा कंपनी का जो टाइटन शेयर है, ये शेयर 2002 में जिन्होंने 1 लाख रुपए के शेयर लिए, वो लोग आज की तारीख में करोड़पति है। क्योंकि 2002 में टाइटन के शेयर 3 रुपए में चल रहे थे, 1 लाख रुपए जिन्होंने निवेश किए वो आज के तारीख में करोड़पति है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है। हम आपको अगर एग्जाम्पल बताते रहेंगे तो हमारा सेशन काफी लंबा चलेगा। तो इसीलिए समझने की बात है, आप भी इसको क्रॉस वेरीफाई करके अलग अलग सेक्टर से जा सकते हैं और वहां से सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जो जो बातें बताते हैं वो सारी बातें आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम सुबह से लेके शाम तक काफी सारे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमें अपने भारत में जितनी भी कंपनियां, उनके ऊपर भरोसा है, उनके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है। तो हम उनके क्या है, हम उनके कस्टमर है। हम उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम उनके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। कस्टमर का मतलब क्या है, जो कष्ट कर करके मर रहा है और चीजें यूज कर रहा है, वो कस्टमर है। तो हम ये सारे कंपनियों के कस्टमर है, लेकिन हम इनके शेयर होल्डर नहीं है। यही दुख की बात है, और इसी वजह से हमें इनके प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम में से सारे लोग जानते हैं कि हमें अगर कपड़ा लेना है तो हमारे दिमाग में कोई ब्रांड है, हमें चाय पीनी है तो उसका ब्रांड है। कई सारे प्रोडक्ट जो हम दिन भर यूज करते हैं, हमारे दिमाग में उनके ब्रांड फिट रहते हैं। अगर वो ब्रांड का प्रोडक्ट मार्केट में हमें नहीं मिला तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका ऑप्शन हम ज्यादा ढूंढते नहीं है, अगर मिला नहीं तो ही हम उसका ऑप्शन लेते हैं। इसका मतलब हम कंपनी को जानते हैं, उसके ब्रांड को जानते हैं, तो कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन हम उनके शेयर नहीं लेते, क्योंकि हम शेयर मार्केट से अनजाने हैं। शेयर मार्केट के बारे में हम देखेंगे तो पिछले साल एंड तक हमारे देश का शेयर मार्केट लगभग 481 लाख, यानी 500 लाख करोड़ रुपए का अपना भारत का शेयर मार्केट है। दुनिया के शेयर मार्केट में आज हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, यानी 200 से ज्यादा देश दुनिया में है। यहाँ पे हमारा 5वां नंबर लग रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे हम है। हमारे आगे कौन कौन है, हमारे आगे है यूएसए, चाइना, जर्मनी, ताइवान और फिर भारत। तो आप देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा डेवलपिंग की तरफ है। हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हमारा जीडीपी डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ पे पैसा है उस जगह पे हम नहीं है। तो हम देखेंगे कि दुनिया के जितने भी डेवलप देश है, वहां पे लोगों का कंट्रीब्यूशन शेयर मार्केट में बहुत बड़ा है। जैसे कि यूएसए में 62% लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वॉल्व है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका पॉपुलेशन है 35 करोड़ का, और उसमें से 55 से 60 करोड़ लोग यहाँ पे, सॉरी, 55 से 60% लोग यहाँ पे डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी सारे कंट्रीज आप देखेंगे तो 50% से लेके 30 टक्के तक के लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए उनको शेयर मार्केट का प्रॉफिट मिलता है, और उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ही बेहतरीन है। वही हम भारत की बात करेंगे
तो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला हमारा देश है। लेकिन इस देश में से 3 से 5% या 5 से 6% लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाकी बचे हुए ज्यादातर लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट बैंकों में, म्यूचुअल फंड में, पोस्ट ऑफिस में और जगह पे करते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा शेयर मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, और इसीलिए एक आम आदमी को शेयर मार्केट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी आज हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, जीडीपी आगे बढ़ रही है, और 200 देशों में हमारा देश आज 5th पोजीशन पे है। तो इसका हमें गर्व होना चाहिए। तो आज हम समझते हैं कि शेयर मार्केट में आज जितनी भी कंपनियां हैं या जितनी भी कंपनियां आने वाली है, ये सारी कंपनियां 3 स्टेजेस में आती है। उसमें से पहला स्टेज जो है, थर्ड स्टेज जो है वो ट्रेडिंग है, यानी जिसके बारे में अभी हमने बात किया। सेकेंड स्टेज जो है वो आईपीओ का है। आप सभी को पता है कि जिस कंपनी को पब्लिक फंड चाहिए वो कंपनी सेबी के पास चली जाती है, सेबी को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, तभी जाके सेबी उनको आईपीओ का परमिशन देती है। ये आईपीओ सिर्फ 3 दिन का रहता है, और ये 3 दिन में पब्लिक फंड लेने के लिए सारी कंपनियां सालों साल मेहनत करती है, अपना एक ब्रांड बनाती है। अगर उनका आईपीओ आता है और वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी रहेगी, तो हमारे देश में इतना पैसा है कि काफी सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके पास अगर 15,000 रुपये नहीं है तो आप आईपीओ के लिए नहीं जा सकते, और आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं और एक अच्छी कंपनी आईपीओ में आ गई तो 2 लाख से ज्यादा आप पैसा नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है 15,000 से लेके 2 लाख रुपए का। दूसरी बात यह है कि अगर वो शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी उस कंपनी को 500 करोड़ चाहिए और मार्केट से अगर उसको 50,000 करोड़ रुपए आ गए, तो वो कंपनी ये पैसा रख नहीं सकती। इसे लॉटरी सिस्टम में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, जिसका नंबर आएगा उसको शेयर्स मिलते हैं, और बाकी बचे हुए लोगों का पैसा रिफंड किया जाता है। तो यहाँ पे शेयर मिलेगी इसकी गारंटी नहीं होती, और क्वांटिटी में शेयर मिलेगा ये तो असंभव है। तो इस तरह से आईपीओ में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेज है, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और ये सेक्टर है प्री आईपीओ सेक्टर। प्री आईपीओ को 3 नाम से जाना जाता है। एक तो उसे प्री आईपीओ कहते हैं, या तो उसे अर्ली इक्विटी कहा जाता है, और इसका तीसरा नाम है अनलिस्टेड शेयर्स। अब इसके बारे में जानकारी ये है कि जो भी कंपनी नई शुरू होती है, ये कंपनी शुरू से लेके 3 साल 5 साल तक प्री आईपीओ स्टेज में रहती है। यहाँ पे आप प्री आईपीओ में स्टडी करके, क्रॉस वेरीफाई करके कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको बायर ढूंढने पड़ते हैं। ये एक्सचेंज के शेयर आपको नहीं मिलते, तो बायर से आप ये शेयर ले सकते हैं। अब प्री आईपीओ के बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लेते हैं कि जब भी प्री आईपीओ को समझना है, तो हमें पहले यह समझना होगा कि आप जहां पे रहते हैं उस एरिया में अगर कोई बड़ा बिल्डर, नामचीन बिल्डर कहीं पे प्लॉट लेके वहां पे एक बिल्डिंग या कोई कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहता है, और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा इनोग्रेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी समय कम से कम रेट आपको मिलता है। अगर आप वो बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स पूरा होने के बाद परचेस करने जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते समय हम हमेशा इनोग्रेशन यानी फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरह से जब कोई कंपनी स्टार्टअप में रहती है या इनिशियल लेवल पे रहती है और उस कंपनी को फंड की जरूरत रहती है, तो ऐसे में उसे बैंक फंड नहीं देती, यानी बैंक उनको लोन नहीं देती, क्योंकि वो कंपनी नहीं रहती है, उसका फंडामेंटल कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे में ये कंपनी कुछ इक्विटीज क्रिएट करती है, डिजिटल इक्विटीज क्रिएट करती है, जिसका फेस वैल्यू 1 रुपए से लेके 10 रुपए का रहता है। अब ये कंपनी क्या करती है, अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, 3 से 5 साल में ये कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे डेवलप होगी, इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। और फिर उनका जब आईपीओ 5 साल के बाद आएगा तो उसका स्टेटस क्या रहेगा, उसमें कैसे प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी बातें ये उस प्रोजेक्ट में दिखाते हैं। और ये प्रोजेक्ट उस कंपनी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को शो करती है।
तो यहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जैसे कि बैंक्स है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनियां है, हमारे देश में जो अमीर लोग हैं, हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज है, और फॉरेन इन्वेस्टर है। ये सारे लोगों के सामने ये प्रोजेक्ट रखा जाता है, और ये प्रोजेक्ट को स्टडी करने के बाद ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन या सेलिब्रिटीज इस कंपनी में करोड़ों रुपए में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास खुद के फंड मैनेजर या फिनेंशियल एडवाइजर रहते हैं, जो स्किल पर्सन है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। ये इस कंपनी को पूरी तरह से चेक करते हैं, जज करते हैं, और उसके बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 साल के बाद जब इनका आईपीओ आता है, तो ये आईपीओ 100, 200, 500 रुपए में भी खुलता है, तो इन्हें कई गुना फायदा होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें समझना जरूरी है। अब प्री आईपीओ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हमें भरोसा नहीं आता। तो इसीलिए हम कुछ सक्सेसफुल लोगों की यहाँ पे बातें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे देश के भारत रत्न क्रिकेट के भगवान जिन्हें हम मानते हैं, सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी ने 2023 में आजाद इंजीनियरिंग नाम का एक प्री आईपीओ आया था, उसमें 5 करोड़ रुपए का निवेश किया था प्री आईपीओ में। और ये निवेश उनका बातों बातों में, यानी 2.5-3 साल में 72 करोड़ रुपए का बन गया। इसका मतलब उन्हें लगभग 14 गुना, 14x का रिटर्न मिला उनका। अगर परसेंटेज में आप रिटर्न देखेंगे तो 360% उनको रिटर्न मिला है। तो इन्होंने ये पैसे कैसा लगाया, तो इनके पास उनके खुद के फंड मैनेजर्स है, जो इन्हें गाइड करते हैं, ये उसके ऊपर सोचते हैं और बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग सेलिब्रिटीज है जो अलग अलग कंपनीज में सक्सेसफुल हो चुके हैं। आलिया भट्ट जी है, इन्होंने नायका नाम के कंपनी में लगभग 5 करोड़ रुपया लगाया था, उन्हें 54 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी इनका पैसा 10x हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जी है, जिन्होंने जस्ट डायल की नाम के कंपनी में 6.27 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट प्री आईपीओ में किया था, इन्हें 7 CR का रिटर्न मिला, यानी 10,000% का रिटर्न इन्होंने लिया है। इसके बाद आप शिल्पा शेट्टी जी के बारे में देखेंगे, तो इन्होंने मामा अर्थ नाम के कंपनी में 6.7 CR पैसा इन्वेस्ट किया था, और इन्हें 45 CR का मुनाफा मिला। इसका मतलब इनका पैसा 7x बढ़ गया। तो दोस्तों, ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आज इस सेशन में आप जो बातें सुन रहे हैं उसको आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए, और इसी तरह से आप खुद भी सर्च कीजिए, क्योंकि आपके सबके पास आज की तारीख में मोबाइल है, आपके मोबाइल में इंटरनेट है, और आपके पास गूगल, एआई टेक्नोलॉजी, जेमिनी जैसे काफी सारे ऑप्शंस है। तो आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, और आपको ये करना भी चाहिए, तभी जाके आपको सही जानकारी मिलेगी। अब देखते हैं सर कुछ कंपनियों के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे सीडीएसएल नाम की कंपनी है, जो गवर्नमेंट डिपॉजिटरी है। अब ये डिपॉजिटरी का मतलब है आप किसी भी ब्रोकर से शेयर लेंगे, वो ब्रोकर भी कहीं लॉस में चला गया या करप्ट हो गया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपके डिमैट अकाउंट में शेयर आ गए, तो वो शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल नेशनल डिपॉजिटरी के यहाँ पे रहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी डर नहीं है। तो यही सीडीएसएल कंपनी का प्री आईपीओ आया था 37 रुपीज में, और इसका आईपीओ ओपन हुआ 149 रुपीज में। यानी जिन्होंने प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया, उनका पैसा ओपनिंग में ही 4 से 5 गुना बढ़ गया था। डीमार्ट जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्री आईपीओ था 72 रुपीज में, इसका आईपीओ आया था 299 रुपीज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका प्री आईपीओ था 267 रुपीज का, इसका आईपीओ आया था 805 रुपीज में। इसके साथ आप अलग अलग कंपनी या बैंकों का देखेंगे, तो हर एक कंपनी या बैंक का प्री आईपीओ कम कीमत में होता है, और इसका जो आईपीओ है ये काफी अच्छा, यानी 100 रुपए से लेके 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए तक खुलता है। अब आप बोलेंगे कि आपने तो फेस वैल्यू 1 रुपए से 10 रुपए की बताई थी, तो यहाँ पे 37, 72 ऐसे रेट कैसे हो गए। तो दोस्तों, आपको ये बात समझना है कि जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, आगे आगे बढ़ती है, उसका आईपीओ जैसे जैसे नजदीक आता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू ग्रे मार्केट में बढ़ती रहती है।
तो उसकी फेस वैल्यू तो 110 रुपए की ही रहती है, लेकिन उसका मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ता चला जाता है। तो इस बात को भी आपको समझना है। अब आप देखेंगे कि इनका आईपीओ तो आ गया, लेकिन जो इन्वेस्टर 1 साल तक रुके उनको कितना प्रॉफिट आया देख लीजिए। सीडीएसएल कंपनी जिसका प्री आईपीओ था 37 का, ये ओपन हुई 149 में, लेकिन 1 साल में ये शेयर मार्केट में 1965 यानी लगभग 2000 रुपए का हो गया था। उसी तरह से डिमार्ट जो 72 रुपीज का प्री आईपीओ था 299 में ओपन हुआ और ये लगभग 5500 रुपए में चला गया था। इस तरह से आप अलग अलग कंपनीज के बारे में देखेंगे तो उनके प्री आईपीओ 50-100 रुपए के थे, बाद में वो 100 से 500 रुपए में ओपन हुए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के पैसे कई गुना यहाँ पे बढ़े हैं। तो आपको भी ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है और सारी चीजों को आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। किसी की बातों में हमें नहीं आना है। आज की तारीख में आपके हाथ में काफी सारे सोर्सेस है जिसके माध्यम से आपको ये सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, तो क्या हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है? तो ऐसा नहीं होता। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये तो पास्ट था, लेकिन आने वाले दिनों में भी अपने हाथ में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसके लिए हमें अपने दरवाजे को खोलना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा डोर नॉक करती है, लेकिन अगर आपने दरवाजा ओपन नहीं किया तो दूसरी दरवाजे की तरफ चली जाती है। तो ये प्री आईपीओ सेक्टर हमेशा था और हमेशा के लिए रहने वाला है, लेकिन इसके लिए हमें अलर्ट होना पड़ेगा और ये नॉलेज लेके इस सेक्टर में हमें आना पड़ेगा। तो यहाँ पे नवनिवेश कैपिटल के माध्यम से हम आपको ये प्री आईपीओ सेक्टर की जानकारी दे रहे हैं, इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। नवनिवेश कैपिटल ये एक सब ब्रोकरशिप है। हमारा मेन ब्रोकर है नवजीवन ब्रोकर। अब नवजीवन ब्रोकर के बारे में भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ये 35 साल पुराना ब्रोकर है और ये कोई भी लायबिलिटी इसके ऊपर नहीं है। हम यस बैंक के माध्यम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये एक त्रिवेणी संगम जैसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो मार्केट में लोग काम करके या जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता है, ऐसे लोगों को ये हम जो बता रहे हैं उसका फायदा नहीं होने वाला। लेकिन हमारे देश के लगभग 80 करोड़ लोग शेयर मार्केट से अनभिज्ञ हैं। उन्हें शेयर मार्केट या तो पता नहीं है या तो शेयर मार्केट से डरते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनमें से भी काफी सारे लोगों को प्री आईपीओ सेक्टर की जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ये प्री आईपीओ सेक्टर आप तक पहुंचाना, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके बारे में एजुकेट करना, यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारी जो टीम है ये यहाँ पे रिसर्च करती है, कुछ पोर्टफोलियो डिजाइन करती है और आपको ये पोर्टफोलियो सजेस्ट किया जाता है। अब हम यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात क्यों करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी एक कंपनी में या किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा रिस्की रहता है। अगर आपने अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया तो आप हमेशा बैलेंस इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ रहती है। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हर एक सेक्टर के ऊपर वो प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ सेक्टर माइनस में रहते हैं तो कुछ सेक्टर प्लस में चलते। तो इसीलिए आपको पोर्टफोलियो समझना जरूरी है और पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो समझाते हैं और पोर्टफोलियो की जानकारी देते हैं। इसके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है और हम ये काम ऑथेंटिक लीगली कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इस वीडियो में कि अगर आपने किसी भी ब्रोकर से शेयर लिए, एक बार वो आपके डिमैट अकाउंट में आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए इस वीडियो में, तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। सहारा और किंगफिशर की तरह अगर जीरोधा, ग्रो अप स्टॉक्स बंद हो गए तो तुम्हारे शेयर का क्या होगा? चलो मैं बताता हूँ। पहली बात, ये जितने भी ब्रोकर हैं वो मिडल मैन की तरह हैं। यानी तुम जो शेयर खरीदते हो वो शेयर इन ब्रोकर के पास नहीं रहते हैं, बल्कि ये शेयर या तो सीडीएसएल या एनएसडीएल में रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है। तो बाय चांस अगर ये ब्रोकर बंद हो गए या भाग गए तब भी तुम्हारे शेयर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे शेयर इन कंपनियों के पास है ही नहीं।
ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम अपने ऑर्डर को बाय एंड सेल कर सकते हो। इसी तरह अगर तुमने म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तब भी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इनके पास नहीं रहता है, बल्कि वो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रहता है। हाँ, अगर तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और ये कंपनी डिफॉल्ट करती है तो हो सकता है वो तुम्हारा पैसा लॉस हो जाए, लेकिन उसमें भी 25 लाख रुपए तक से भी गारंटी लेती है, वो आपको रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वो नुकसान तुम्हारा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया रहेगा कि अगर आप शेयर्स लेते हैं और वो प्लेटफॉर्म या वो ब्रोकर कहीं पे करप्ट या लॉस हो जाता है, तो ऐसे में आपका नुकसान कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि आपके शेयर सीडीएसएल और एनएसडीएल के अकाउंट में सेफ रहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क है। 25 लाख से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि हम कौन से कंपनीज को या कौन से प्री आईपीओ को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, हमने ये सारे जो प्री आईपीओ के शेयर है इनको आपके सामने रखा है, इसको हमने क्रॉस वेरीफाई किया है, इसकी जानकारी ली है। आप इस सेशन में हैं तो आप भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आप फंडामेंटल इसके जो हमने प्रिंट्स निकाले ये भी मंगवा सकते हैं। तो ये कौन से शेयर है? तो इसमें से पहला शेयर है ओयो। और ओयो जो है ये होटल इंडस्ट्री की एक कंपनी है। बाद में है फार्म इजी। फार्म इजी ये फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी है। बाद में है एनी आर एल। एनी आर एल जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये एग्रीकल्चर यानी खेती विभाग की कंपनी है। एचपीएक्स। एचपीएक्स हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज ये भी गवर्नमेंट कंपनी है और ये एनर्जी सेक्टर में काम करती है। फिर है मोतीलाल ओसवाल, ये एमबीएफसी कंपनी है, होम फाइनेंस में काम करती है। और एक्सएमएससी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ये भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और ये ट्रेडिंग यानी स्टॉक एक्सचेंज वाला प्लेटफॉर्म है। तो आपने देखा कि ये जो 6 प्री आईपीओ आज हमने आपके सामने रखे हैं ये अलग अलग सेक्टर से है। इसमें से 3 कंपनियां गवर्नमेंट रेगुलेटरीज है और 3 कंपनियां काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखते हैं इनके फंडामेंटल्स या इनके पोर्टफोलियो। ओयो कंपनी का जो आज का मार्केट कैप है ये 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और ओयो होटल इंडस्ट्री की कंपनी है, 1.5 लाख से भी ज्यादा होटल टाइप्स इनके वर्ल्ड वाइड है। और आप अगर देखेंगे, आप आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के मोबाइल में ये ऐप ऑलरेडी स्टोर है। इसका मतलब इसका कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा है। इस कंपनी में काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर है, बैंक्स है और फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। दूसरी कंपनी है एक्सएमएससी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। आज की तारीख में हमारे देश में 2 एक्सचेंज चल रहे हैं, बीएससी और एनएससी। अब इनके ऊपर ट्रेडिंग के लोड आ रहे हैं तो इसीलिए तीसरे प्लेटफॉर्म की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे भी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। तो ऐसे ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप है 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का। और यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारे देश की सारी लीडिंग बैंक्स और सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आगे की कंपनी है फार्म इजी। ये फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी है और फार्मा इंडस्ट्री हम सब जानते हैं कि हमेशा प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि हम ज्यादातर बीमार पड़ते हैं और बीमारी को हम रोक नहीं पाते। तो ऐसे में फार्म इजी फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी है। 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो है वो थायरोकेयर कंपनी है। तो आप इसको समझ सकते हैं। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल, ये एक होम फाइनेंस एमबीएफसी कंपनी है और ये खुद में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पिछले 25 साल से ये लोगों को होम यानी घर लेने के लिए लोन देते हैं और ये सारे प्रॉपर्टीज उनके पास मॉर्गेज है, यानी प्रॉपर्टी उनके पास है और उन्होंने लोगों को पैसा दिया है। तो 25 साल से मोतीलाल ओसवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये एक एमबीएफसी कंपनी है, होम लोन या होम फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। इसका मार्केट कैप 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और इस कंपनी के बारे में आप देखेंगे तो ये कंपनी ने काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने खुद के पास बहुत बड़ा होल्ड रखा है। इसके बाद में एचपीएक्स हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट की कंपनी है
और यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। इस कंपनी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई बैंक, टाटा पावर, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एनईआरएल ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन खेती यानी हम बोलते हैं खेती में काम करिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करिए। तो इसका मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो 9000 करोड़ से ज्यादा का है, और इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पैसा लगाया है। इसमें खेती में काम करने वाली नाबार्ड जो सबसे बड़ी संस्था है, इसने पैसा लगाया है, और अपने देश की सारी बड़ी बैंक्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और इसके बाद में हमारे पास और एक शेयर है जो है जेप्टो। ऑनलाइन डिलीवरी में ये बहुत बड़ा नाम है, 70,000 करोड़ से भी बड़ा इसका मार्केट कैप है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टर है। तो आपने देखा रहेगा कि हमने आपके सामने जो भी ये सारी कंपनियां रखी है, ये सारे बिग ब्रांड्स है। इसको आप गूगल में जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का गूगल में नाम लिखेंगे और फंडामेंटल्स पूछेंगे, तो आप जिस लैंग्वेज में फंडामेंटल मांगेंगे उस लैंग्वेज में गूगल आपको सारे फंडामेंटल दे देगा। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। तो आपको सारे चीजें इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो है, ये वीडियो एक्चुअली मराठी में है, लेकिन इसका भाव आप समझ सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को। धोनी, कोहली किंवा शाहरुख खान यांसारखी मोठी लोक कंपन्या लिस्ट होण्यापूर्वी त्यात गुंतवणूक करतात। त्यामुळे कंपन्या लिस्ट झाल्यावर त्यांना प्रचंड रिटर्न्स मिळतात। मात्र आयपीओ येण्यापूर्वीच गुंतवणूक कशी करायची, चला तर मग सांगते। पण त्याआधी व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। प्री आयपीओ इन्व्हेस्टमेंटद्वारे आयपीओ येण्याआधी कंपनीत गुंतवणूक करता येते। काही खास ब्रोकर किंवा प्लॅटफॉर्म्स असतात जे अशा गुंतवणुकीच्या संधी तुमच्यासाठी उपलब्ध करत आहेत। या प्लॅटफॉर्मवरून तुम्ही अनलिस्टेड कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करू शकता। या कंपन्यांचे शेअर्स अजून शेअर मार्केटमध्ये लिस्ट झालेले नसतात, पण त्यांची ग्रोथ पॉसिबिलिटी खूप जास्त असते। उदाहरण द्यायचं झालं तर आयआयसीटीसी किंवा क्लीन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स काही निवडक गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आयपीओ येण्यापूर्वीच विकत घेतले होते। याच कंपन्यांचे आयपीओ लिस्ट झाल्यावर ओव्हर सबस्क्राईब झाले आणि आयपीओ नंतर कंपन्यांच्या शेअरची किंमत वाढल्यामुळे प्री आयपीओ गुंतवणूकदारांना याचा प्रचंड फायदा झाला। परंतु प्री आयपीओ गुंतवणूक जितका नफा देते तितकीच ती रिस्की देखील असते। त्यामुळे अशा गुंतवणुकींपूर्वी कंपनीचे बॅकग्राऊंड, फायनान्शियल गोष्टी आणि कंपनी विश्वासार्ह आहे की नाही हे तपासणं। तो इस वीडियो के साथ आपने देखा रहेगा कि प्री आईपीओ सेक्टर में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर पहले ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब इसका आईपीओ आता है तो आईपीओ में कभी कभी शेयर्स नहीं मिलते। और ऐसे में अगर आपने प्री आईपीओ में शेयर लेके रखे हैं तो आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है, फायदा होता है। और आईपीओ आने के बाद रुकते हैं तो उसमें बहुत बड़ा मुनाफा होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे पास्ट यानी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा, और अभी हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी है वो भी हमने आपके सामने रखी है। नवनिवेश कैपिटल का एक ही काम है, अवेयरनेस क्रिएट करना। हम आपके सामने संभावना रखते हैं, प्रेडिक्शन रखते हैं। तो आपको भी इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, और उसके बाद में ही अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, और सोचने के बाद खुद के बलबूते पे, खुद के रिस्क के ऊपर आपको निवेश करना है। लेकिन ये जो प्री आईपीओ का फील्ड है ये बहुत ही ताकतवर है, और आने वाले दिनों में ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो इसीलिए इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है, और इसके लिए ये हमारा प्रयास है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको प्री आईपीओ सेक्टर के बारे में